ओके, तो ये हमने देख लिया कि कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन क्या है एंड क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे मतलब इन शॉर्ट हमने इसका जो भी डिस्टिंक्शन है कैसे करेंगे वो समझ लिया है। नाउ अब आता है इंटरमीडिएट गुड्स। टॉपिक में मैंने बताया था कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स हम पढ़ेंगे, तो ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स जो फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो कैपिटल गुड्स के फॉर्म में हो चाहे वो कंजम्पशन गुड्स के फॉर्म में हो, वो हम फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं। उसमें एक चीज का ध्यान ये रखना कि उसको हम आगे रीसेल नहीं कर रहे हैं और ना ही गुड्स का फॉर्म को चेंज किया जा रहा है किसी तरीके से। ठीक है, नाउ इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, दिस आर द टाइप ऑफ गुड्स विच आर स्पेशली परचेज्ड आइदर फॉर रीसेल, गिव स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट, रीसेल। ये गुड्स को हम रीसेल के लिए खरीदते हैं। ठीक है, मैंने मिल्क का एग्जांपल जब स्टार्टिंग में दिया था तब मैंने बोला था कि मिल्क इज परचेस्ड फॉर हाउस होल्ड, तब वो फाइनल गुड होगा। हाउस होल्ड के लिए खरीदा है, घर के लिए खरीदा, तब वो फाइनल गुड्स होगा। मैंने उस समय बोला था कि इसका हाउस होल्ड के लिए खरीदने से ही वो फाइनल गुड्स होगा। लेकिन इसको किसी ने खरीदा है जो टी बनाता है, टी मेकर, पता नहीं उनको क्या बोलते हैं, मैं टी मेकर ही लिख लेता हूँ चलो। टी मेकर ने खरीदा है या फिर किसी डायरी शॉप ने खरीदा है। ठीक है ना, डेयरी शॉप, सॉरी नॉट डायरी, डेयरी शॉप ने खरीदा है, तो इनके लिए ये फाइनल गुड्स नहीं होगा। क्यों? दे आर परचेजिंग दिस मिल्क फॉर रीसेल। ये जो टी मेकर है ये कैसे रीसेल करेगा, चाय में मिला मिला के रीसेल करेगा। और जो डेयरी शॉप है ये कैसे रीसेल करेगा, पैकेट को डायरेक्टली कस्टमर इनसे लेके जाएंगे। ठीक है, तो देखा, सेम गुड कैन बी फाइनल गुड एंड द सेम प्रोडक्ट कैन बी इंटरमीडिएट गुड्स ऑल्सो। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो गुड को हम फाइनल बोलेंगे या इंटरमीडिएट बोलेंगे। इट विल डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट। हम किस लिए खरीद रहे हैं, हम घर में खाने के लिए खरीद रहे हैं, देन इट इज फाइनल गुड। हम, मेरा चाय का दुकान है, ठीक है, अभी मेरा चाय का दुकान हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि फ्यूचर में प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। मेरा चाय का दुकान है, ठीक है, और मैंने चाय का दुकान के लिए मिल्क खरीदा है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो, मैं खुद नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपने घर के लिए खरीदा है, मैं चाय वाला हूँ, मैंने अपने घर के लिए खरीदा है, तो वो मेरा कंजम्पशन हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने चाय के दुकान के लिए खरीदा है, मैं उसमें चाय में मिला मिला के बेचूंगा, तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। मेरा डेयरी शॉप अगर है उसके लिए मैंने खरीदा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हो गया रीसेल, अगर हम रीसेल के लिए खरीद रहे हैं देन इट इज ए फाइनल गुड्स। दूसरा पॉइंट हो गया फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन, ये दो पॉइंट, अगर सामान हम इसलिए खरीद रहे हैं कि हम उसको रीसेल करना चाहते हैं या फिर हम उससे फर्दर प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ऑल्सो द पॉइंट टू बी नोटेड कि इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, ये सेम उसी ईयर में हो जाना चाहिए। तो फर्दर प्रोडक्शन कैसा होगा, जो ब्रेड बनाने वाले होते हैं वो क्या खरीदते हैं, फ्लोर खरीदते हैं ना, फ्लोर, आटा मैदा खरीदते हैं। तो ये आटा मैदा भी देखो दो तरीके का गुड्स इजीली हो सकता है। अगर आप अपने घर पे रोटी बनाने के लिए खरीद रहे हैं तो फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन अगर आपने उसको, अगर आपका ब्रेड बनाने का कोई काम है, कारखाना है, आपने उसके लिए खरीदा है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्दर प्रोडक्शन। मतलब इसमें हम लोग ये जो कॉमोडिटी है ये खरीद के इसके फॉर्म को चेंज कर दे रहे हैं। अगर फॉर्म को चेंज कर दे रहे हैं तो वी से वी आर डूइंग फर्दर प्रोडक्शन। तो फर्दर प्रोडक्शन या रीसेल, ये दो पर्पस के लिए हम कॉमोडिटी खरीद रहे हैं, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है। देखा कितना आसान है पहचानना। अगर हम कॉमोडिटी इसलिए खरीद रहे हैं कि वो हम खुद कंज्यूम करेंगे अपने घर पे, ठीक है, तो वो हमारा फाइनल गुड्स हो गया। अगर हम उस सेम कॉमोडिटी को इसीलिए खरीद रहे हैं, मेरा कोई बिजनेस है, हम उसमें उसको या तो रीसेल करेंगे, ठीक है, मतलब कोई फॉर्म में चेंज नहीं कर रहे, डायरेक्टली रीसेल कर रहे हैं, तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होगा। जैसे ये फ्लोर अगर शॉपकीपर ने खरीदा, शॉपकीपर क्या करेगा, ब्रेड बना के तो नहीं बेचेगा, वो सिर्फ इसी फॉर्म में बेच देगा, मतलब फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, इसमें फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, रीसेल हो रहा है। तो ये दो दो फीचर ध्यान में रखना होगा कि अगर सामान को रीसेल करने के लिए खरीदा गया है या फिर फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए खरीदा गया है इन द सेम अकाउंटिंग ईयर, देन द प्रोडक्ट और द गुड विल बी टर्म्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, नाउ डेफिनेशन इज क्लियर। अब इसका कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं जो बहुत जरूरी है। नाउ इंटरमीडिएट गुड्स आर परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और कॉमन सेंस वाला भी बात है। अब इंटरमीडिएट गुड्स आप थोड़ी ना खरीदोगे, इंटरमीडिएट गुड्स कौन खरीदेगा, वन प्रोडक्शन यूनिट, एक प्रोडक्शन यूनिट से दूसरा प्रोडक्शन यूनिट। फॉर एग्जाम्पल
ये फ्लोर बनाने वाले को क्या बोले, कुछ मिल वगैरह बोलते हैं जिसमें आटा मैदा बनाया जाता है, मिल, है ना, ये एक प्रोडक्शन यूनिट हो गया। मिल से ब्रेड बनाने वाला कंपनी खरीदेगा, तो ब्रेड बनाने वाला कंपनी भी क्या है, एक प्रोडक्शन यूनिट है जिसका प्रोडक्ट है ब्रेड, और फ्लोर बनाने वाला जो मिल है उसका प्रोडक्शन क्या है, फ्लोर है ना। तो इसीलिए बोला गया है बाय, ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है ये कंज्यूमर नहीं खरीदता है, पहले ही बताया मैंने, ये कौन खरीदता है, प्रोडक्शन हाउसेस खरीदता है। अब ये प्रोडक्शन हाउस में आपका जो रीसेल करने वाले शॉपकीपर, शोरूम्स है, वो भी आ जाते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली ये वन प्रोडक्शन यूनिट से दूसरा प्रोडक्शन यूनिट खरीदता है, कस्टमर्स इसको नहीं खरीदते हैं, कस्टमर डज नॉट बाय इंटरमीडिएट गुड्स। जो खरीदते हैं, जो फाइनल कंज्यूमर है वो नहीं खरीदते हैं, कौन खरीदते हैं इसको, इसको खरीदते हैं प्रोडक्शन हाउसेस, एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरा प्रोडक्शन हाउस में चला जाता है ये, ठीक है। एग्जाम्पल, फार्मर एक प्रोड्यूसर है, फार्मर जब गेहूं का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, अगर उसने डायरेक्टली किसी हाउस होल्ड को बेच दिया है, तो दैट मीन्स वो फाइनल, क्योंकि गेहूं को फाइनली भी कंज्यूम किया जाता है, लेकिन उसने किसी हाउस होल्ड का ना देकर किसी मिल में दे दिया, तो मिल इज ऑल्सो अ प्रोडक्शन यूनिट, फार्मर इज अ प्रोड्यूसर, जो मिल ओनर है वो भी एक प्रोड्यूसर है। तो फार्मर से मिल ओनर के पास गया, दैट मीन्स प्रोडक्शन यूनिट से प्रोडक्शन यूनिट के पास गया वो कमोडिटी। फिर फ्लोर बनने के बाद जब वो ब्रेड बनना है, तो फ्लोर ओनर वो एक प्रोडक्शन ओनर है, प्रोड्यूसर है, वो ब्रेड बनाने वाला जो फैक्ट्री का ओनर है उसको बेच रहा है, तो वो भी एक प्रोडक्शन यूनिट है। तो इसलिए कहा जा रहा है इंटरमीडिएट गुड्स आर परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। दे रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। नाउ व्हाट इज द टर्म प्रोडक्शन बाउंड्री मीन, इसका मीनिंग क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री का मीनिंग है कि जब तक कोई एक प्रोडक्ट प्रोडक्शन के फेज में चलता जा रहा है, एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरे प्रोडक्शन के अंदर पे जा रहा है, तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर पे है। एक डायग्राम देके मैं क्लियर करने का कोशिश करता हूँ, बहुत ही छोटा रखूंगा, है ना, क्लियर हो जाता है कि यही ब्रेड वाला ही एग्जांपल रखूंगा। सबसे ऊपर में सबसे पहले क्या प्रोडक्शन होता है, सबसे पहले प्रोडक्शन होता है फ्लोर, ठीक है, सॉरी गेहूं, है ना, गेहूं को wheat। उसके बाद इससे क्या बनता है, फ्लोर बनता है, इससे क्या बनता है, ब्रेड बनता है। चलो इतना ही छोटा रखते हैं इसको, और भी कुछ कुछ हो सकता है इस चेन में, एंड इसको इस बाउंड्री के अंडर डाल दिया मैंने। अब ये जो कॉमोडिटी है, कॉमोडिटी है क्या, आ रहा है हर एक फेज में प्रोडक्शन से ही गुजर रहा है, अभी तक कंज्यूमर ने इसको खरीदा नहीं है। जब कंज्यूमर इसको खरीद, मान लो व्हीट को अगर कंज्यूमर ने खरीद लिया है तो कहेंगे कि ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ गया है। लेकिन जब तक एक कॉमोडिटी एक प्रोड्यूसर के हाथ से दूसरे प्रोड्यूसर के हाथ में जाता रहता है, तब तक हम कहते हैं द कॉमोडिटी इज विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री, ये हमारा प्रोडक्शन बाउंड्री, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जहां पर ये ब्रेड अगर कंज्यूमर ने खरीद लिया है, फाइनल कंज्यूमर ने खरीद लिया है, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्शन बाउंड्री से, दिस इज द बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री से ये बाहर आ गया। तो प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब क्या होता है, वो एक कोई बाउंड्री बना हुआ नहीं है, बट यस इमेजिनरी एक बाउंड्री है कि एक प्रोडक्ट जब सिर्फ प्रोडक्शन हाउसेस से ही गुजर रहा है और कंटिन्यूअसली उसका फॉर्म चेंज हो रहा है प्रोडक्शन का, तो हम बोलते हैं कि वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही है, ठीक है। नाउ जो इंटरमीडिएट गुड्स है, these goods are not demanded by consumer directly, ठीक है। आप ब्रेड मांगते हैं, आप फ्लोर नहीं मांगते हैं ब्रेड बनाने के लिए, आप फ्लोर मांगते हैं रोटी बनाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो कंज्यूमर डायरेक्टली डिमांड नहीं करते, डिमांड फॉर सच गुड्स अराइजेस, ये जो गुड्स का डिमांड होगा वो किस लिए अराइज होगा, ड्यू टू द डिमांड फॉर द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग सच गुड्स। बहुत ईजी है समझने के, समझना कि अगर मार्केट में फ्लोर का डिमांड अराइज हो रहा है, वो डायरेक्टली भी हो सकता है, लेकिन हम इनडायरेक्टली वाला इंटरमीडिएट वाला कंसेप्ट से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो डायरेक्टली वाला दिमाग से भी निकाल दो कि हम इसको घर में भी खरीदते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेड बनाने के लिए जो गुड्स यूज होता है वो फ्लोर होता है, ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। अब अगर हम ब्रेड कंज्यूम करना चाहते हैं तो वी विल, हम दुकान में जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ब्रेड का डिमांड करेंगे। अब ब्रेड का डिमांड करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्लोर का डिमांड तो होगा ही ना। वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है, दिस गुड्स आर नॉट डिमांडेड डायरेक्टली बाय द कंज्यूमर। इनका डिमांड कैसे होता है कि अगर हम इस चीज का डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसका डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। वही बोला है, अराइजेस ड्यू टू डिमांड फॉर द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग सच गुड्स, ठीक है। नाउ सम गुड्स कैन बी फाइनल गुड्स एज वेल एज इंटरमीडिएट गुड्स। अभी मैंने डेफिनेशन समझाते समय बता दिया था कि कुछ गुड्स जो है वो क्या हो सकता है, सेम एट द सेम, मतलब वही सेम गुड्स कैन बी फाइनल गुड्स एंड द सेम गुड्स कैन बी इंटरमीडिएट गुड्स आल्सो, ठीक है। नाउ गुड्स को हम उनके नाम के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते कि वो फाइनल गुड्स है इंटरमीडिएट गुड्स है। लाइक मिल्क इज अ प्रोडक्ट, मिल्क को आप
उसके नाम के बेसिस पे नहीं बता पाओगे कि ये क्या है, फाइनल गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स है। रेदर व्हाट वी विल डू, वी विल लुक इनटू द पर्पस ऑफ परचेजिंग, हम उसको किस लिए खरीद रहे हैं, ये डिसाइड करेगा whether the product is a final good or an intermediate good. Like if the milk is purchased in a sweet shop to make sweet, the good will be considered as intermediate goods. But if milk is purchased by you for your household consumption, it will be considered as फाइनल गुड्स। तो कभी भी कॉमोडिटी का ये नाम सुन के ये नहीं बताना कि ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। एग्जाम में अगर आएगा भी, कॉमोडिटी किस लिए परचेस किया जा रहा है इसको समझ के उसको बताना कि ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। लाइक द मोबाइल विच यू आर यूजिंग राइट नाउ इज फाइनल गुड फॉर यू, लेकिन जब उसको दुकान में लाया गया था दुकानदार के लिए वो फाइनल गुड नहीं था, दुकानदार के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स था। वाई? क्योंकि दुकानदार ने उसको खरीदा है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। तो हमेशा आपको पर्पज में देखना होगा कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ परचेजिंग द कॉमोडिटी। ठीक है। एक और एग्जांपल है, शुगर इज परचेज्ड बाय हाउस होल्ड। वेरी गुड एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल भी है। शुगर अगर घर में परचेज किया गया है, ठीक है, बाय द हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, हाउस होल्ड में खरीदा गया फॉर कंजम्पशन पर्पस, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल गुड्स। इफ शुगर इज परचेज्ड बाय अ स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। द इंटरमीडिएट गुड्स हैज टू बी प्रोसेस्ड, ठीक है, और रीसेल ड्यूरिंग द सेम ईयर। इस चीज को ध्यान में रखना है। जो इंटरमीडिएट गुड्स हम खरीद रहे हैं, जैसे मेरा ब्रेड बनाने का कारखाना है और मैंने ब्रेड बनाने के लिए फ्लोर खरीदा हुआ है, आई हैव परचेज फ्लोर, तो ये फ्लोर को मुझे क्या करना होगा, विद इन द सेम ईयर, सेम अकाउंटिंग ईयर, सेम फाइनेंशियल ईयर, मेरे को क्या करना होगा, फाइनल गुड में चेंज कर देना होगा या फिर प्रोडक्शन इसका कर देना होगा। ठीक है। अगर इस चीज को ध्यान से सुनना, अगर एनी अनसोल्ड स्टॉक ऑफ सच गुड्स, अगर कोई भी अनसोल्ड स्टॉक, जैसे कि मान लो फ्लोर मैंने खरीदा हुआ है बहुत सारा क्वांटिटी में, लेकिन मैं ये पूरा का पूरा फ्लोर मैंने प्रोडक्शन करके खत्म नहीं कर पाया और ईयर खत्म हो गया, तो वो बचा हुआ सामान ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, फाइनल गुड्स में कंसिडर कर लेंगे। क्योंकि जीडीपी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो 1 ईयर का कैलकुलेट करते हैं। अगर कुछ अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास रह गया है इंटरमीडिएट गुड्स का, दैट विल बी काउंटेड एज फाइनल गुड्स। बड़ा बड़ा करके लिख लो, इफ एनी, इफ any unsold stock of final goods remains at the end of the year, accounting year लिख देना, at the end of accounting year, that will be considered as final good। न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है, that will be considered as final good। स्टार मार्क देख के इसको याद रखना प्लीज, मैं कभी भी इसका पूछूंगा। ठीक है, लिख लेना इसको। एंड ये हो गया इंटरमीडिएट गुड्स का जो है हमारा डेफिनेशन एंड मीनिंग। ठीक है, मैं बोर्ड को क्लियर कर रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, यहाँ पे मैंने डिफरेंस को दिया हुआ है, इसको नोट कर लेना। इसको अलग से मुझे समझाने का जरूरत नहीं, क्योंकि जो जो चीजें मैंने समझाई हुई है उसी को मैंने डिफरेंस में दे रखा है। बेसिस क्या क्या बेसिस में हम उसको दे सकते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट में से बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये डिस्कस नहीं किया अभी तक, इंक्लूजन इन नेशनल इनकम एंड इंक्लूजन इन फाइनल इनकम। ठीक है। तो इन जो फाइनल गुड्स है ये हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। इसीलिए मैंने वो जो लास्ट वाला पॉइंट इसीलिए बताया कि इंटरमीडिएट गुड्स का अगर कुछ अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है उसको हम लोग फाइनल गुड्स कंसिडर करेंगे एंड देन नेशनल इनकम में उसको डाल देंगे। ठीक है। बेसिकली जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो नेशनल इनकम कैलकुलेशन में नहीं आता है। जब हम इसका कैलकुलेशन सीखेंगे देन वी विल लर्न दिस। नाउ इंक्लूजन इन डोमेस्टिक इनकम, सेम, दिस गुड्स आर इंक्लूडेड इन, हमेशा जो भी इंक्लूजन होगा वो फाइनल गुड्स का ही होगा, है ना, इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं होगा। क्योंकि देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तब हम उसमें जब डबल काउंटिंग पढ़ेंगे तब ये समझ में आ जाएगा कि इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों ऐड नहीं करते हैं डोमेस्टिक इनकम में, नेशनल इनकम में। ठीक है, अभी अगर ये क्वेश्चन आ रहा भी है दिमाग में तो उसको रख दो, जब वो डबल काउंटिंग वाला हम पढ़ेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा व्हाई वी डू नॉट टेक इंटरमीडिएट गुड्स इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, बाकी सारा पॉइंट मैंने समझाया हुआ है, थोड़ा सा प्लीज इसको खुद से देख लेना। एंड कोई डाउट होगा तो ऑब्वियसली पूछ सकते हो। एंड कुछ क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, इसको नोट करो।
ये क्वेश्चंस है, बोर्ड में इस तरह से पूछा भी जाता है कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा है, फाइनल गुड्स कौन सा है। ये कुछ 10-15 मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसको होमवर्क में करना, बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा क्या टाइप ऑफ गुड्स है, लेकिन उससे पहले सबका इंडिविजुअल आंसर मुझे चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि किसका अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है, अबाउट फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फिर से मैं बोला हूँ कि इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स जो हम लोग डिसाइड करेंगे, किसमें देखेंगे हम लोग, पर्पस ऑफ परचेजिंग, ना कि क्या सामान खरीद रहे हैं। लाइक डेयरी मिल्क अगर एक जो है प्रोडक्ट है, दिमाग में यही आएगा ये तो फाइनल कंजम्पशन है, क्योंकि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। लेकिन दुकानदार अगर खरीद रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। तो इसीलिए आप पर्पस ऑफ परचेजिंग परचेजिंग में ध्यान देंगे एंड उसके बेसिस में इसका आंसर देंगे, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं फाइनल गुड्स, आप रीजन मेंशन करेंगे व्हाई यू आर सेइंग दिस इज अ फाइनल गुड। अगर आप लिख रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स, तो इसका भी रीजन देंगे व्हाई यू आर सेइंग दिस इज अ इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। शायद ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि कोई स्पेस नहीं है, तो मैं टिक कर दे रहा हूँ कौन सा अलग अलग क्वेश्चन है ऐसे। ये नहीं है, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। नाउ इंटरमीडिएट गुड्स का क्या डाउट है, ये मैं डाउट ले लेता हूँ।